आपको याद दिला दूं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ नहीं लगता, बस एक सब्सक्रिप्शन के बटन दबाना होता है, लेकिन फॉर द टीचर इट इज वेरी वेरी एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग। प्लीज डू दैट। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 26 स्टूडेंट्स। इसमें आपको ये दो टर्म को डिफाइन करने के लिए बोला है। एक तो है एनांशियोमर्स और दूसरा है रेसिमिक मिक्सचर। अब एनांशियोमर्स जानने से पहले हम एक बार याद कर लेते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस किसको कहा जाता है। वो सब्सटेंसेस जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट हैंड साइड में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं या तो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, उनको कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं उनको हम कहेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंसेस, और जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं उनको हम कहेंगे लेवोरोटेटरी सब्सटेंसेस। अब कोई भी सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है, उसके अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। मॉलिक्यूल को तब हम कहेंगे एक कायरल मॉलिक्यूल। कायरलिटी ही रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। अब एसिमेट्रिक कार्बन एटम हम किसको कहते हैं, वो कार्बन एटम जो कि 4 डिफरेंट एटम या तो ग्रुप के साथ अटैच्ड है उसको कहा जाता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एक एग्जांपल हम लेते हैं ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। ये देखिए फॉर्मूला होगा CHCl Br। इसका नाम होगा ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी को पहले बोलना होता है। तो इसका अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो क्या होगा, ऐसा होगा। सपोज कि ब्रोमीन और आयोडीन ये दोनों प्लेन में है तो एक हो जाएगा प्लेन के पीछे, ये छोटा वाला एटम को पीछे जनरली रखा जाता है, और एक होगा अबव द प्लेन जिसको इस तरह से दिखाया जाएगा। ये है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। अब ये जो कंपाउंड है इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, 4 डिफरेंट एटम के साथ ये टस्ट है। ये अगर मिरर के सामने आए तो इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा मिरर इमेज इसका। अब देखिए ये जो मिरर इमेज है ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। जो मिरर इमेज है इसको अगर हम इस तरह से उठा करके इसके ऊपर रखने का कोशिश करेंगे तो देखिए CBr बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये जो Ci है और ये Ci इस तरफ है तो ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। दैट मीन्स द मिरर इमेज विल नॉट बी सुपर इम्पोजेबल टू दिस molecule, and these type of compounds or you can say isomers, these are optical isomers. When the optical isomers are the non superimposable mirror images of one another, उनको कहा जाता है enantiomers। तो ये अगर D होगा तो ये L होगा, अगर ये D है तो ये L है, तो ये दोनों हो जाएगा enantiomers। तो उसके बाद है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या है, सपोज ये अगर आपका 1 है और ये आपका नंबर 2 कंपाउंड है, 50-50 मिक्सचर ऑफ 1 and 2 अगर हम लेते हैं तो जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जितना राइट हैंड साइड में घुमाएगा उतना ही जो ये वाला आइसोमर है इसके मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में घुमा देगा। That means the optical rotation caused by the molecules of this enantiomer will be exactly cancelled by the opposite rotation caused by the molecules of this enantiomer, and that means ultimately optical rotation कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, and the mixture will be optically inactive, और यही मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 26 में जो बी पार्ट है वो बी पार्ट अभी सॉल्व करते हैं। Why is chlorobenzene resistant to nucleophilic substitution reaction? इसका रीजन मेन तो एक ही है, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ हेलोएरिन। ये है आपका क्लोरोबेंजीन। आपको पता है क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इनमें से एक लोन पेयर वो क्या कर सकते हैं, बेंजीन रिंग में फ्लो कर सकते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन से जगह जगह में सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बनता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा आपका, ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में फ्लो करने के लिए दे दिया, ये आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन को देगा तो यहाँ पे क्लोरीन के पास अभी 2 पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। और
इसी तरह से आगे आपका स्ट्रक्चर बनता जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पे आएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। सो इसके बाद पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके बाद फिर ये वाला ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आएगा। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, देखिए ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसको मिल रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब सिंगल बॉन्ड है तब तो जो कार्बन एटम और क्लोरीन एटम है उनके बीच में एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड तो नहीं है, पार्शियली इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस की वजह से मिल रहा है। एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द कार्बन एटम एंड द क्लोरीन एटम दे आर हेल्ड टुगेदर बाय मोर देन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये बॉन्ड जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज यू नो डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, तो इसका ब्रेकिंग जो है, क्लीवेज जो है डिफिकल्ट है। तो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन पहला कारण हो गया है। तो दूसरा कारण हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन एटम का डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन की वजह से जब स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। दूसरा कारण ये है। सो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन एटम, मतलब हैलोजन एटम इज नॉट दैट इजी। तो उसके बाद तीसरा कारण हम क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन क्लोरोबेंजीन। हेलोएडेन में जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। आपको पता है कि कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो सकते हैं, sp2 हो सकते हैं, sp हो सकते हैं। s और p में यही 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये जो 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें देखो ग्रेजुअली जैसे हम sp3 से sp2 से sp में जा रहे हैं, तो s कैरेक्टर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता जाएगा। सो कार्बन एटम व्हेन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लीस्ट। उसके बाद उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम में कब आएगा, व्हेन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड व्हेन इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो दैट इज वाई क्या हो रहा है, ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन में कार्बन एटम जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके अंदर भी कंसिडरेबल अमाउंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो दैट इज वाई ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन इतना इजीली रिलीज नहीं करेगा क्लोरीन की तरफ, जिसके कारण क्या होगा, क्लोरीन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन ही है। तो अगर कार्बन में भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इन दैट केस क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन अकेला उसको ज्यादा अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। एंड दैट्स वाई ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड की पोलरिटी कम हो जाएगी, इट विल बी लेस पोलर। बॉन्ड जब पोलर होता है, हाईली पोलर होता है, इट कैन बी इजिली ब्रोकन, बट देन व्हेन द बॉन्ड बिकम्स लेस पोलर तो उसका क्लीवेज इतना आसान नहीं है। तो 3 रीजन मैंने आपको बता दिया कि व्हाई क्लोरोबेंजीन जो है इट इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 3 में से कोई एक रीजन, मोस्टली आप जो है पहला जो रीजन है वो देने से ये 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का जो क्वेश्चन है उसमें एक इंटरनल चॉइस है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपको ये 3 टाइप का जो रिएक्शन है, जो कि नेम रिएक्शन है, इसको लिखने के लिए और डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो ये तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से डायरेक्टली नेम रिएक्शंस है, इसको मैं नहीं लिख रही हूँ, ये आप बुक से भी देख सकते हैं। जो इसका इंटरनल चॉइस है, इसमें सिक्वेंशियल जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स आपको करके दिखना है और लिखना भी है। तो ये मैं करती हूँ अभी। तो देखिए नंबर ए में ये है CH3COH एसिटिक एसिड। इसको जब हम SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड है जो कि एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है, इसके साथ ट्रीट करेंगे, इसका जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाएगा और हमें क्या कंपाउंड मिलेगा, CH3COCl एसिड क्लोराइड हमें मिल जाएगा। सो दिस विल बी आवर ए, ये ए मिल गया। अभी इसको हमें ट्रीट करना है, हाइड्रोजन गैस इसके थ्रू पास करना है और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है, पैलाडियम यहाँ पे कैटलिस्ट है। ये जो हाइफेन देकर के BaSO4 लिखा हुआ है, BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब पैलाडियम मेटल को फाइनली बेरियम सल्फेट के ऊपर डिपोजिट कर दिया जाता है, जिसको कहा जाता है पैलाडियम स्प्रेड ओवर बेरियम सल्फेट। जब हाइड्रोजन गैस इस तरह से जो एसिड क्लोराइड है उसके थ्रू पास किया जाएगा तो ये रिएक्शन से बनते हैं एल्डिहाइड ओनली, और ये सिर्फ एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए ही एक नेम रिएक्शन है, इसका नाम है रोजेनमान रिडक्शन। सो रोजेनमान रिडक्शन से हमें मिल जाएगा CH3CHO इथानल एसिटाल्डिहाइड, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड बी।
अभी कंपाउंड बी को ट्रीट किया जा रहा है हाइड्रोजन से। अब ये एल्डिहाइड है और ये है अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव जैसे कि हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्सिलामीन, ये सब जो है अमोनिया डेरिवेटिव्स है। इनके साथ एल्डिहाइड कीटोन का होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसमें प्रोडक्ट लिखना बहुत ही आसान है। जस्ट एक मॉलिक्यूल वाटर आपको निकाल देना है, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आपका नंबर बी है CH3CH, और ये डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोजन, ये H2N NH2, तो एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ पे निकल जाएगा, माइनस H2 कर दो, और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड N NH2। हाइड्रोजन के साथ जब एल्डिहाइड के कंपाउंड बनेंगे तो उनको कहा जाएगा हाइड्राजोन। तो ये है आपका इथेनॉल और ये हाइड्रोजन, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेनॉल हाइड्राजोन। सो ये पार्ट हो गया हमारा। इसके बाद हम करेंगे बी पार्ट, CH3CN इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल के साथ ये जो रिएजेंट है, तो जिसके साथ इसको ट्रीट करना पड़ेगा वो है डाइबेल H। ये डाइबेल H क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फॉर्मूला क्या है देखिए, आइसोब्यूटाइल, ये है आपका आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन एटम अगर आपने हटा दिया तो ये CH2, और ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फॉर्मूला तब क्या हो जाएगा, ये जो है आइसोब्यूटाइल ये 2 होगा, दैट मीन्स ये इसको हम इस तरह से लिख देते हैं CH3 होल टू CH, ये हो गया आइसोब्यूटाइल। इसका 2 होगा, दैट मीन्स ये होल टू और AlH। तो दिस इज व्हाट इज डाइबेल H। डाइबेल H से अगर आप नाइट्राइल कंपाउंड को ट्रीट करोगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, यहाँ पे देखो नंबर 1 नंबर 2। फर्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड बनता है वो है इमीन, और सेकेंड स्टेप में जब उसको हम इमीन को वाटर से ट्रीट करते हैं उसका हो जाता है हाइड्रोलिसिस और हमें मिलते हैं एल्डिहाइड। सो दैट मीन्स ये जो CH3CN है इसके साथ डाइबेल H का फर्स्ट स्टेप पे रिएक्शन में इमीन बनेगा, सेकेंड स्टेप में इमीन के साथ वाटर का रिएक्शन में इसका हाइड्रोलिसिस हो करके हमें मिलेगा ये कंपाउंड CH3CHO, जो कि आपका A है। अब ये जो A है एल्डिहाइड है, इसको जब आप डाइल्यूट NaOH से ट्रीट करोगे तो होगा एल्डोल कंडेंसेशन, और आपको मिलेगा एल्डोल। एल्डोल क्या मिलेगा, इसका 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस कर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये होगा फॉर्मूला इसका H3CHOH CH2CH। तो ये होगा आपका B। अगर इसका IUPAC नेम आप करोगे तो क्या नाम होगा इसका IUPAC में, ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसको मिलेगा नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सो इट विल बी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटान 1L। ये आपका B कंपाउंड है। ये आपका CHOH है, यहाँ पे OH को यहाँ पे लिख दिया ऊपर में, और ये जो साथ में CH2 था उसका एक हाइड्रोजन को इस तरह से ऊपर में लिख दिया। तो ये दोनों जो है एक मॉलिक्यूल वाटर बना के जब आप हीट करोगे निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, ब्यूट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सो 2 इनका E ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज आपका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो L से है, सो इट विल बी 1L, ब्यूट 2 in 1L। इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी बोला जा सकता है। तो ये हो गया आपका C। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन C। इस क्वेश्चन के साथ ही वीडियो मैं खत्म करूंगी। क्वेश्चन नंबर 28 में अगेन आपको ये तीनों टर्म को डिफाइन करने के लिए बोला है। पहला है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, उसके बाद है इन्वर्ट शुगर, उसके बाद है ऑलिगोसैकेराइड्स। आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो आपके मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ जो लिंकेज के थ्रू ज्वाइन करते हैं वो एक ऑक्सीजन एटम होती है। मोनोसैकेराइड्स they are joined with one another by the linkage through an oxygen atom, और यही लिंकेज का नाम है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसके बाद हम आ जाते हैं इन्वर्ट शुगर में। इन्वर्ट शुगर क्या है, जो केन शुगर है जिसको नॉर्मली हम सुक्रोज जानते हैं, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, जो कि एक डाइसैकेराइड है। जब उसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ पे H+ लिखा मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है, then it forms glucose and fructose, equimolar mixture of glucose and fructose। यहाँ पे देखिए D दोनों के लिए लिखा है, D ग्लूकोज D फ्रुक्टोज।
लेकिन ग्लूकोज के साथ मैंने प्लस साइन दिया, फ्रुक्टोज के साथ मैंने माइनस साइन दिया। दिस इंडिकेट्स दैट जो आपका ग्लूकोज है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ये जो फ्रुक्टोज है ये लेवोरोटेटरी है। इनका डेक्स्ट्रोरोटेशन और लेवोरोटेशन की वैल्यू भी लिख देते हैं। उससे पहले सुक्रोज का देखें, सुक्रोज ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। सुक्रोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है इस तरह से लिखा जाता है अल्फा डी, इट इज प्लस 66.5 डिग्री। प्लस मतलब इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो इसका डेक्स्ट्रोरोटेशन कितना है 66.5 डिग्री। और जब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है तो ग्लूकोज का तो जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है वो है प्लस 52.5 डिग्री। फ्रुक्टोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसकी वैल्यू है माइनस 92.4 डिग्री। फ्रुक्टोज लेवोरोटेटरी है, इसका लेवोरोटेशन की वैल्यू है माइनस 92.4 डिग्री। तो ये दोनों का जो मिक्सचर बने हैं, ये मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन तब क्या होगा, इट विल बी द सम टोटल ऑफ दिस वन एंड दिस वन। सो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द मिक्सचर ये हो जाएगा आपका माइनस 92.4 प्लस 52.5, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 39.9 डिग्री। तो देखिए ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस जो है इट इज अकम्पनीड by a change in the optical rotation. Dextrorotatory sucrose gets converted into a levorotatory mixture of glucose and fructose. इसको कहा जाता है inversion of cane sugar। और ये जो दो मिला है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसका इक्विमोलर मिक्सचर को कहा जाएगा invert sugar। Next is number C, oligosaccharides। Carbohydrates which upon hydrolysis produces 2 to 10 molecules of monosaccharides, उनको कहा जाता है oligosaccharides। तो ये तीनों डेफिनेशन हमने बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।